हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का लक्ष्य आरएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और स्वागत है आपका प्रधानमंत्री सीरीज में सिलसिलेवार तरीके से भारत के प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में किए गए प्रमुख कार्य जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे भारत के एक बहुत ही जाने माने और फेमस प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में। तो अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्हें स्टेट्समैन के रूप में भी जाना जाता है, एक कवि हृदय के साथ में जो भारत के प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित हुए और भारत का नेतृत्व किया। तो पहली बार ये प्रधानमंत्री बनते हैं सिर्फ 13 दिनों के लिए और बहुमत सिद्ध नहीं करवाने के कारण उनकी सरकार गिर जाती है और ये इतिहास में दर्ज हो गया कि 13 दिन तक प्रधानमंत्री के पद पर जो प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। ये हुआ था 1996 में, मई 1996 में। और उसके बाद आपको पता है कि यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनती है और एच.डी. देवेगौड़ा बनते हैं प्रधानमंत्री। लेकिन फिर 1998 में जो आम चुनाव हुए उसमें बीजेपी को एक अच्छी मेजॉरिटी मिलती है और प्रधानमंत्री पद पर आसीन होते हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी। और फिर इन्होंने अपना एक फुल टर्म पूरा किया। तो बात करेंगे, चर्चा करेंगे उन कार्यों के बारे में जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में प्रमुखता से किए गए। तो इनके कार्यकाल का एक प्रमुख बिंदु था इकोनॉमिक एक्सपेंशन, अर्थव्यवस्था को बेहतर करना, विस्तार करना। उसमें इन्होंने एक इंपॉर्टेंट एक्ट पारित किया, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट 2003, जिसका प्रमुख लक्ष्य था कि जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसे एक सीमा में रखना। तो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट 2003 का लक्ष्य था भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो कर्जे का बोझ बढ़ रहा है उसे कम करना। और इसमें जो उन्होंने टारगेट किया, फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटे को एक सीमा तक सीमित करना और भारत की जो आर्थिक स्वतंत्रता है उसे मजबूत करना, आर्थिक स्थिति को बेहतर करना। उसके बाद उन्होंने एक और प्रमुख कानून बनाया, सरफायसी एक्ट के रूप में जिसे हम जानते हैं। 2002 में ये कानून बनाया गया। इसके माध्यम से जो बैंक्स होते हैं और लोन देते हैं और जो लोन बट्टे खाते में या एनपीए हो जाते हैं उनकी रिकवरी के लिए क्या प्रावधान होंगे, किस तरीके से बैंक जो हैं अपना जो प्रिंसिपल है, अपना जो धन वो लोन के रूप में देते हैं उसकी रिकवरी किस तरह से करेंगे और एक प्रभावी रणनीति के तहत अपने धन को वापस प्राप्त करने के लिए ये कानून बनाया गया था। और इसी के फलस्वरूप अस्तित्व में आती हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, जो कि एनपीएज हो जाते हैं। ऐसे जो कर्ज जिनकी वापस आने की संभावना कम होती है या जो लोन को चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं, तो उन्हें वापस कैसे प्राप्त किया जाए, इस पूरे कार्य को करने के लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज का निर्माण किया गया। उसके बाद जो एक बहुत ही लोकप्रिय कार्य जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में किया गया वो था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो इन्होंने भारत के महानगरों के साथ साथ ग्रामों, जो गांव थे, उनका भी ख्याल करते हुए 2 प्रोजेक्ट्स चलाए। एक था नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो कि बड़े शहरों को आपस में जोड़ता था, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो उनकी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी। इस तरह के बोर्ड आपने गाँवों में अक्सर देखे होंगे जो कि भारत की सड़कों को कहते हैं कि भारत गांव में बसता है। तो उन्हीं गांवों को जोड़ने के लिए ये जो कार्यक्रम था प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की, ग्रामीण क्षेत्रों में भी एक अच्छी अवसंरचना हो, सड़क हो, ताकि उनकी कनेक्टिविटी छोटे शहरों, कस्बों और बड़े शहरों से हो सके और वे भी आर्थिक क्रियाओं को गति देने के लिए शहरों से जुड़ सकें, आपस में जुड़ सकें। और आज जो हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, डायमंड क्वाड्रिलेटरल देखते हैं जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बड़े महानगरों को जोड़ता है, वो उसी की परिणति है जिसकी शुरुआत श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कार्यकाल में की थी। उसके बाद किसी भी देश में उसके जो लोग हैं उन्हें उचित शिक्षा के माध्यम से विकसित करके देश की प्रगति में कैसे जोड़ा जाए, उसमें आपको पता है कि शिक्षा का एक अनक्वेश्चनेबल, अनडाउटेबल योगदान होता है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए 86वां संविधान संशोधन किया गया और भारत में शिक्षा की तरफ एक मजबूत कदम बढ़ाया गया। शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 21A में जो शिक्षा का अधिकार है वो 86वें संविधान
संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया और सर्व शिक्षा अभियान, इसे शिक्षा को एक अभियान बना दिया गया कि सभी लोगों को शिक्षा प्राप्त हो। तो इसमें जो प्रमुख कार्य किया गया कि सब पढ़ें सब बढ़ें, और इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि शिक्षा जो होती है वो सबको आगे बढ़ाती है। स्वयं को विकास करने में, किसी भी तरह की स्थिति को बदलने में शिक्षा का एक अतुलनीय योगदान होता है। तो इसी कार्यक्रम को श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में आगे बढ़ाया गया और फिर आगे चलकर जो 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट आता है, एक कानून बना दिया जाता है और इसे और पुख्ता किया जाता है, उसकी शुरुआत हम यहीं से ही देख सकते हैं। आईटी सेक्टर, आज हम देखते हैं आप और हम आपस में जो जुड़ रहे हैं ये आईटी का ही कमाल है। तो इसकी शुरुआत बहुत पहले हो गई थी हालांकि, लेकिन जो पुरानी नीतियां थीं वो अपेक्षित परिणाम नहीं ला रही थीं। ना ही उतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, ना ही उसकी क्वालिटी अच्छी हो रही थी, और जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे वो नहीं प्राप्त हो रहे थे। तो एक न्यू टेलीकॉम पॉलिसी लाई जाती है 1999 में। इसका उद्देश्य था कि प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जाए और लोगों को मौका मिले, ताकि एक अच्छी और बेहतर जो सेवा है, टेलीकॉम सेवा है, वो सबको प्राप्त हो सके। तो इसे ही आगे बढ़ाने का काम हमारे जो प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने किया। उसके बाद भारत की स्थिति को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए जो एक बड़ा कार्य किया गया, ऑपरेशन शक्ति, जिसे हम पोखरण सेकंड के नाम से भी जानते हैं। पोखरण फर्स्ट जो हुआ था 1974 में, स्माइलिंग बुद्धा जो एक ऑपरेशन था, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर जी के सरकार में किया गया था। वो एक परमाणु परीक्षण था और ये परमाणु बम का परीक्षण था। तो ऑपरेशन शक्ति के तहत हमने एक परमाणु बम होने की पुष्टि की, और आप जानते हैं कि ये बहुत ही सीक्रेटली ये कार्य किया गया था, क्योंकि भारत के ऊपर बहुत से सर्विलांस चल रहे थे। यूएसए और तमाम जो पश्चिम के देश थे वो नज़र बनाए हुए थे। तो इसे बहुत ही सीक्रेटली हमारे अब्दुल कलाम साहब को हम देख सकते हैं, और ये पूरे आर्मी, ये एक आर्मी की शक्ल में एक ऑपरेशन चलाया गया। हमारे जो साइंटिस्ट थे वो भी आर्मी की ड्रेस पहना करते थे और ऐसा लगता था कि आर्मी मूवमेंट चल रही है, आर्मी अपना काम कर रही है, लेकिन वास्तव में वो कुछ और ही चल रहा था। भारत की विश्व पटल पर एक मजबूत स्थिति को बनाने का एक आयोजन हो रहा था, और उसकी परिणति हमको देखने को मिली ऑपरेशन शक्ति के माध्यम से। जो पोखरण जैसलमेर के अंदर जो एक न्यूक्लियर टेस्ट साइट थी, वहाँ पर इसका परीक्षण किया गया और भारत एक परमाणु संपन्न देश हो गया। उसके बाद भारत की जो हमेशा से नीति रही है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और खुशहाली, तो उसी में भारत कभी भी 10 कदम बढ़ाने से भी नहीं चूका है। तो उसी नीति के तहत भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी एक कदम बढ़ाते हैं हमारे पड़ोसी और चिर शत्रु देश पाकिस्तान की ओर, और लाहौर जाते हैं। लाहौर में वो वार्ता करते हैं वहाँ के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ, और रिश्तों को सुधारने की एक कोशिश की जाती है, जिसे लाहौर डिक्लेरेशन के रूप में जाना जाता है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक बस के थ्रू पंजाब के रास्ते से पाकिस्तान जाते हैं, और इसका प्रसारण टीवी और तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था उसमें किया गया, और एक अच्छे और बेहतर माहौल बनाने की कोशिश की गई। तो भारत कभी भी पीछे नहीं हटा है रिश्तों को अच्छा करने में, खुशहाली में और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की पहल करने में। लेकिन पाकिस्तान जैसे देश जो अपने देश की तो चिंता करते नहीं, लेकिन उनका अस्तित्व ही इस बात से है कि वो भारत के साथ में उलझें और विश्व पटल पर उनकी भी कुछ बात हो। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, वो अपनी आदतों से कहाँ बाज आएगा। तो जब ये पहल हुई, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर जाते हैं और वहाँ के प्रधानमंत्री के साथ मिलते हैं और एक अच्छा सकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन शायद इससे पाकिस्तान का काम नहीं चलता है, और पाकिस्तान की जो आर्मी थी वो कुछ मिलिटेंट की शक्ल में जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करते हैं, और फिर शुरू होता है कारगिल वॉर जो 1999 में हुआ। तो भारत पहले तो किसी को छेड़ता नहीं, और जब कोई हमें छेड़े तो हम उसे छोड़ते नहीं। तो ऑपरेशन विजय के तहत हमने कारगिल वॉर में एक बहुत ही करारा जवाब दिया, और न केवल जवाब दिया, अपनी श्रेष्ठता को साबित भी किया। हमारे अनेक जवानों ने शहादत को पाया, लेकिन भारत के तिरंगे को हमेशा ऊंचा बनाए रखा। तो ऑपरेशन विजय में भारत की एक निश्चित जीत हुई और पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। यूएसए ने भी इसमें अपना दखल दिया और पाकिस्तान को कहा कि
तुम पीछे हटो, अब ये सब खत्म करो। तो ये भी कार्य जो था वो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान हुआ। आप जानते हैं कि भारत की जो सेनाएं हैं वो अपना काम मुस्तैदी से करती हैं, और जब भी कोई युद्ध की स्थिति बनती है तो निर्णय हमेशा पॉलिटिकल होता है और एक्शन जो होता है वो मिलिट्री होता है। सेना अपना काम करती हैं, लेकिन उन्हें जो कमांड होती है वो राष्ट्रपति जी देते हैं, और राष्ट्रपति जी निर्भर हैं मंत्रिपरिषद की सलाह के ऊपर। तो ये एक कुशल जो नेतृत्वकर्ता होते हैं, मास लीडर होते हैं, जो देश का नेतृत्व करते हैं, उन्हीं की दूरदृष्टि और साहस का परिणाम होता है कि किसी भी तरह की विपत्ति में देश की कैसे सुरक्षा करनी है। तो ये थे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके कुछ प्रमुख कार्यों के बारे में हमने चर्चा की। ऐसे ही आगे जो प्रधानमंत्री रहे भारत के, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आप बने रहें इसी तरह हमारे साथ। धन्यवाद।